नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। मैं इससे पहले हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज में क्लास 6 की साइंस की सीरीज लेके चल रहे हैं। आज आपको साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो इससे एक प्लेलिस्ट बनी है, पहले आप जाके ज्योग्राफी क्लास 6 की पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी की कवर कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज साइंस क्लास 6 की। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है शहद बनाने के रूप में। शहद बनाने में। आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करना। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग किस रूप में किया जाता है? शहद बनाने में। यही मधुमक्खी से जुड़ी थोड़ी और बातें हम जान लेते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक होती है आपकी रानी मधुमक्खी, एक तो रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, और दो से जो 8 होते हैं वो इसमें मेल होते हैं। 2 से 8 इसमें मेल होते हैं और बाकी के नपुंसक होते हैं। नपुंसक जो 1000 से भी ज्यादा होते हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मूली किस हिस्से का उदाहरण है? मूली आपका किस हिस्से का उदाहरण है? तो मूली जड़ का उदाहरण है। मूली किसका उदाहरण है? मूली आपका जड़ का उदाहरण है। ठीक है, जड़ या मूल, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जड़ या मूल में आपका आता है मूली, दूसरा आता है आपका सल्यम, तीसरा आता है आपका चुकंदर और एक आता है आपका गाजर। मूली, सल्यम, चुकंदर और गाजर, ये आपके जड़ या मूल के अंदर अंतर्गत आते हैं। फिर पूछे तना या कंद, तना या कंद में कौन कौन आते हैं? आलू। पूछे आलू क्या है, जड़ या तना? तो आलू तना है। दूसरा पूछे प्याज क्या है, जड़ या तना? तो प्याज तना है। तीसरा पूछे आपको अदरक भी आपका तने के अंतर्गत आता है। चौथा आपसे पूछे लहसुन, तो लहसुन भी आपका तने के अंतर्गत आता है। पांचवा एक हल्दी भी आपका किसके अंतर्गत आता है? तने के अंतर्गत आता है। क्लियर, अगले पे चलते हैं। अगला है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए हिरण कैसा प्राणी है? हिरण केवल क्या खाता है? केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए वह कैसा प्राणी है? तो केवल पादप खाता है तो यह शाकाहारी हो जाएगा। कैसा प्राणी हो जाएगा? शाकाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है तो वो क्या है? शाकाहारी। ठीक है, यही एक क्वेश्चन कि सबसे अधिक ऊर्जा किसके सेवन से मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा होती किसमें? सबसे अधिक ऊर्जा होती है बेटा उत्पादक में। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? उत्पादक में। ठीक है, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य है तुम्हारा ये सर्वाहारी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सर्वाहारी है और यह द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है।
द्वितीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता। मनुष्य कैसा प्राणी है? सर्वाहारी है। और ये कौन सा उपभोक्ता है? यह द्वितीयक उपभोक्ता है। क्लियर? आगे चलते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस माध्यम से करते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण किस माध्यम से करते हैं? पौधे भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला पूछ ले तो CO2 प्लस H2O। जब ये रिएक्शन करेगा प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। क्लियर? जब CO2 प्लस H2O प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो यह C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O में टूट जाता है। पौधों को, जो ये पौधे हैं ना, इनको सूर्य से कितनी ऊर्जा मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों को सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ठीक है? पौधों को सूर्य से कितने % ऊर्जा मिलती है? मात्र 1%। बहुत से एग्जामों में कई बार पूछा गया कि पौधे सूर्य से कितनी % ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो पौधे सूर्य से 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन, छिपकली का मुख्य भोजन क्या है? छिपकली का मुख्य भोजन क्या है? तो छिपकली क्या खाती है? कीट पतंगा, कीट या पतंगा। ठीक है? छिपकली का मुख्य भोजन क्या हो गया? कीट या पतंगा। अगला है झींगा किसमें पाया जाता है? झींगा किसमें पाया जाता है? झींगा पाया जाता है आपका समुद्र में। झींगा किसमें पाया जाता है? झींगा आपका समुद्र में पाया जाता है। अब समुद्री पानी से क्या प्राप्त होता है? समुद्री पानी से हमें नमक प्राप्त होता है। नमक यानी NaCl प्राप्त होता है। यही पूछे समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से भी हमें नमक यानी आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन। ठीक है? कौन से समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है? तो एक लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है। कौन सा होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। क्लियर? आगे चलते हैं। कौन सा जीव सर्वाहारी कहलाता है? कौन सा जीव सर्वाहारी? अभी पीछे बता के गए थे, मनुष्य हमारा सर्वाहारी में आता है। क्यों आता है? कि मनुष्य भोजन भी करता है, बहुत से मनुष्य मांस भी खाते हैं। तो भोजन और मांस जो दोनों चीज खाते हैं वो सर्वाहारी की प्रवृत्ति में आते हैं। तो मनुष्य हमारा कैसा प्राणी है? मनुष्य हमारा सर्वाहारी प्राणी है। आगे चलते हैं। अंकुरित बीजों को खाने से क्या लाभ है? अंकुरित बीजों को खाने से क्या लाभ है? इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अंकुरित बीज खाने से क्या होता है? अंकुरित बीज खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अंकुरित बीजों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो अंकुरित बीजों में विटामिन B और E पाया जाता है। विटामिन B और E पाया जाता है। अंकुरित बीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B और E पाया जाता है। ठीक है? विटामिन जो E है हमारा, विटामिन E, इसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी विटामिन। विटामिन E को किस नाम से जानते हैं? विटामिन E को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और एक चीज और है इंपॉर्टेंट याद रखने वाली, जो विटामिन E है, विटामिन E के अत्यधिक सेवन से क्या होता है? नपुंसकता। पुरुषों में और स्त्रियों में पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन।
पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन। विटामिन ई के अत्यधिक सेवन से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन की शिकायत आती है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है? मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है? ये इकट्ठा करती है हमारा मकरंद। मकरंद। मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है? मकरंद। और इसी मकरंद से शहद बनता है। शहद बनता है। शहद किससे बनता है पूछे? मकरंद से। और मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है? तो वो करती है बच्चों मकरंद। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो एक तो हमारा CO2 यानी सूर्य का CO2 आवश्यक है और H2O आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। पौधे, यही पूछे, पौधे सूर्य से कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो पौधे सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसको नोट कर लेना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अगले पे, ये आपका क्विक रिवीजन है इसीलिए वन लाइनर फॉर्म में रखा। ठीक है, आगे, तेल बनाने के लिए कौन से पौधे अच्छे स्रोत हैं? तो तेल बनाने के लिए कौन से पौधे अच्छे स्रोत हैं? एक मूंगफली, मूंगफली और दूसरा सरसों। तेल बनाने के लिए कौन से पौधे अच्छा स्रोत हैं? मूंगफली और सरसों। जो तेल है, ये तेल है, इसमें वसा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तेल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वसा। यही मूंगफली के साइंटिफिक नाम की बात कर ले, मूंगफली का साइंटिफिक नाम, मूंगफली का साइंटिफिक नाम क्या है? वो है आपका आर्चिस हाइपोगिया। क्या है? आर्चिस हाइपोगिया। मूंगफली का साइंटिफिक नाम क्या है? आर्चिस हाइपोगिया। अगला अगला प्रश्न है, अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है? अध्यापक इस पर चर्चा करें कि मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। तो वो क्यों जरूरी है? वो है आपका ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए। मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है? ऊर्जा के लिए। यही पूछे कि सर्वाधिक ऊर्जा, ये पूछे तुम्हें कि अधिक ऊर्जा किसमें होती है? अधिक ऊर्जा पूछ ले, अधिक ऊर्जा किसमें होती है? अधिक ऊर्जा होती है आपके वसा में। किसमें होती है? वसा में। और तुरंत ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? अगर तुरंत ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज आवश्यक है। तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन से पौधे का तना खाने योग्य होता है? अभी पीछे हमने बताया था कौन से पौधे का तना खाने योग्य होता है? आलू का। कौन से पौधे का तना खाने योग्य होता है? किसका होता है? आलू का। ये क्वेश्चन पाचन के बाद, क्वेश्चन नोट कर लेना, पाचन के बाद प्रोटीन, पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमीनो अम्ल के रूप में। अमीनो अम्ल। प्रोटीन के बाद पाचन किस रूप में प्रोटीन, पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक है, अगला, सरसों के बीज का उपयोग किस लिए किया जाता है?
सरसों के बीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका तेल बनाने के लिए। तेल बनाने के लिए सरसों के बीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तेल बनाने के लिए। ठीक है, यही नोट करना। ऊतक, ऊतक या अंग का निर्माण, ऊतक या अंग का निर्माण किससे होता है? ऊतक या अंग का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो प्रोटीन से। ऊतक या अंग का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है मानव शरीर में? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है अमीनो अम्ल। एमिनो एमिनो अम्ल। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? हमारा है प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है आपका विटामिन, विटामिन। ठीक है, तो हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ठीक है, यही एक चीज देखो, जो प्रोटीन है, अनेक प्रोटीनों के मिलने से ऊतक बनता है। अनेकों ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर शरीर का। ठीक है, ये चीज याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतकों से मिलकर अंग, और अंग से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। क्लियर? अगले पे चलते हैं। अगला है, किस तत्व की कमी से दांत में अभावजन्य रोग होता है? किस तत्व की कमी से दांत में अभावजन्य रोग होता है? किसकी कमी से होता है? वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से दांत में अभावजन्य रोग होता है। ठीक है, अगला, हाँ एक चीज पूछे यहाँ पे कि जो दांत है ना, दांत, दांतों का जो एनामेल वाला परत होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है तुम्हारा CA3PO4 का उल्टास, इसका ये बना होता है। ठीक है, अगला, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से अस्थियों, अस्थियों और दांतों का कमजोर होना, अस्थियों और दांतों का कमजोर होना। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। यही पूछे, विटामिन ए का मुख्य स्रोत, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, वो है तुम्हारा मछली का तेल, मछली का तेल। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? मछली का तेल। अगला, विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या हैं? विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। यही पूछे कि भोजन में विटामिन डी का मुख्य स्रोत, भोजन में विटामिन डी का मुख्य स्रोत, भोजन में विटामिन डी का मुख्य स्रोत पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मछली। भोजन में विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली, और केवल पूछे कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
पूछे कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत, तो हमें सूर्य का प्रकाश ही लगाना है। अगर पूछ ले कि भोजन में विटामिन डी का मुख्य स्रोत, तब हमें मछली लगानी। क्लियर। अगला अगला है प्रोटीन की जांच के लिए किस रसायन का उपयोग होता है। प्रोटीन की जांच के लिए किस रसायन का उपयोग होता है, वो होता है तुम्हारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। प्रोटीन की जांच के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं। विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं। तो विटामिन ए के लिए एक आपका गाजर प्रमुख है और पत्तेदार सब्जी। पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। आगे, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, ये आपका वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लोहे की कमी से क्या होता है। तो लोहे की कमी से क्या होता है, लोहे की कमी से एक एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया। ठीक है। दूसरा, कमजोरी। कमजोरी कोमा। तीसरा तुम्हारा रक्त की कमी। रक्त की कमी। मानव शरीर में लोहे की कमी से क्या क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, कमजोरी हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है। क्लियर। अगला, हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य संरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। मानव शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य संरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता होती है आपको पोषक तत्वों की। पोषक तत्वों की। अगर आप सही मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करेंगे तो शरीर में वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य संरक्षण अच्छा रहेगा। ठीक है। अगला, नींबू में नींबू में किस तत्व की अधिकता होती है जो मानव जन रोग के लिए सहायक होता है। तो नींबू में किस तत्व की अधिकता होती है जो मानव जन रोग के लिए सहायक होता है, वो अधिकता होती है इसमें विटामिन सी। विटामिन सी की अधिकता होती है। यही बात करते हैं, नींबू का पीएच कितना होता है। नींबू का पीएच मान है वो होता है 2.2 से 2.2 से 2.4। ठीक है। नींबू की प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय होता है। नींबू की प्रकृति कैसी होती है, तो नींबू अम्लीय होता है। क्लियर। और नींबू में अम्लीय होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है। नींबू में विटामिन सी होता है जो मानव जन रोग में सहायक होता है। नींबू का पीएच 2.4 से 2.2 से 2.4 होता है। नींबू की प्रकृति अम्लीय होती है और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पकी हुई दाल में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। पकी हुई दाल में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, तो इनमें होती है प्रोटीन की। किसकी उपस्थिति होती है, पकी हुई दाल में प्रोटीन की उपस्थिति होती है। अगला,
घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग हमें किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ये आयोडीन, ये चमकती अधातु है। चमकती अधातु। प्रश्न पूछे कि चमकती अधातु कौन है, तो आयोडीन क्या है? चमकती अधातु है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? पीछे ही करके गए, तो ये लेमिनेरिया, लेमिनेरिया शैवाल से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। क्लियर? अगला, कॉपर सरफेक्टेड सोडा और आयोडीन टिंचर का उपयोग कैसे किया जाता है? कॉपर सरफेक्टेड सोडा और आयोडीन टिंचर का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका उपयोग खाद्य सुरक्षा परिरक्षण में किया जाता है। खाद्य सुरक्षा परिरक्षण, परिरक्षण, इसका उपयोग खाद्य सुरक्षा परिरक्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है? अगला, अगला है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रोग होता है आपका रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ये होता है बच्चों में। पूछ ले विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? पूछ सकता है, क्वेश्चन स्पेशल बन सकता है, ज्यादा डीप पूछेगा तो पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है ऑस्टियो, ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। पूछ ले वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियो मलेशिया होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है आपका कैल्शियम। दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? दूध में कैल्शियम पाया जाता है। और दूसरा, दूध में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये भी दूध में होता है। लैक्टिक एसिड भी दूध में होता है। यही एक क्वेश्चन बनेगा कि वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण कौन करता है? वसा का अवशोषण कौन करता है? तो वसा का अवशोषण भी लैक्टिक एसिड करता है। लैक्टिक एसिड, वसा का अवशोषण भी कौन करता है? वसा का अवशोषण भी लैक्टिक एसिड करता है। अगला प्रश्न, किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है? किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है? तो वो होता है हमारा वसा। वसा का अत्यधिक सेवन करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन को हमारे शरीर में क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। क्लियर? आगे, किसी बच्चे के भोजन में केवल प्रोटीन की कमी से किस रोग का खतरा हो सकता है? किसी बच्चे के भोजन में केवल प्रोटीन की कमी से किस रोग का खतरा हो सकता है? तो वो हो सकता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर या मेरेस्मस, मेरेस्मस। किसी बच्चे के भोजन में केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर या मेरेस्मस रोग हो सकता है। ठीक है? यही एक क्वेश्चन पूछ सकता है
कि खाना पकाने से खाना पकाने से या धोने से या धोने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते। खाना पकाने से या धोने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो वो है आपके विटामिन B, C। विटामिन B व C खाना पकाने या धोने से नष्ट हो जाते हैं। अगले पे चलते हैं। प्रोटीन की जांच के दौरान परख नली में किस रंग का बदलाव होता है। प्रोटीन की जांच के दौरान परख नली में किस रंग का बदलाव होता है, तो वो होता है आपका बैंगनी। प्रोटीन की जांच के दौरान जो परख नली में रंग का बदलाव होता है वो होता है बैंगनी का। ठीक है, आगे अगला है, खाना पकाने से किसकी कमी हो सकती है। खाना पकाने से किसकी कमी नहीं होगी या होगी किसकी हानि। किसकी हानि हो सकती है, इस कमी को काट देना। खाना पकाने से किसकी हानि हो सकती है। अभी बता के गए थे विटामिन B व C नष्ट हो जाते हैं खाना पकाने या धोने से, तो किसकी कमी हो सकती है, विटामिन B व C की कमी हो सकती है। यही पूछे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से बच्चा, वो है आपका B और C। जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है, B और C। इसीलिए कहते हैं खाने को पकाने से किसकी हानि हो सकती है, B और C की, क्योंकि उसमें पानी डाला जाता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, B और C। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है बसा में घुलनशील। बसा में बाकी के जो बचे वो बसा में A, D, E और A, ये तीनों, ये चारों सॉरी बसा में घुलनशील विटामिन है, और B और C जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अगले अगला है क्वासी रोग में बच्चे का पेट क्यों फूल जाता है। क्वासी रोग में बच्चे का पेट क्यों फूल जाता है, वो फूल जाता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से। ठीक है, क्वाशियोरकर रोग में बच्चे का पेट क्यों फूल जाता है, वो फूल जाता है प्रोटीन की कमी से। अगला, दूध में किस तत्व की उपस्थिति होती है। तो दूध में किस तत्व की उपस्थिति होती है, ये होती है आपकी वसा और प्रोटीन। वसा और प्रोटीन, तो दूध में किस तत्व की उपस्थिति होती है, वसा और प्रोटीन। यही एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध में क्या नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता। दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो दूध में आपका विटामिन C नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। अगला, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका स्कर्वी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है स्कर्वी। ठीक है, आगे, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है वेरी वेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है वेरी वेरी। विटामिन B का रासायनिक नाम, रासायनिक रासायनिक विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है आपका बच्चा थायमीन। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, अगला, बच्चों में असंतुलित भोजन की कमी से कौन सा रोग होता है।
बच्चों में असंतुलित भोजन की कमी से, वो होगा आपका मेरेस्मस, मेरेस्मस या सूखा रोग, मेरेस्मस या सूखा रोग। बच्चों में असंतुलित भोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस या सूखा रोग। अगला, पकाने पर कौन से विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाते हैं? तो अभी पीछे बता के गए थे, बी विटामिन बी व सी। कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन बी व सी। अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना हो, बी और सी में से, तो हम सी को प्राथमिकता देंगे, सी को प्राथमिकता देंगे। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो हम सी को प्राथमिकता देंगे तब जब केवल सी दिया हो, बी दिया हो। अगर दिया हो उपरोक्त दोनों तो उपरोक्त दोनों को प्राथमिकता देंगे, और अगर सी और बी दिया है केवल और उपरोक्त दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम सी को प्राथमिकता देंगे। क्लियर? अगला, विटामिन किस रोग से हमारी रक्षा करते हैं? विटामिन किससे हमारी रक्षा करते हैं? विटामिन किससे हमारी रक्षा करते हैं? तो विटामिन हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से। विटामिन किससे हमारी रक्षा करते हैं? विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका रतौंधी, रतौंधी, या दूसरी तरह से दे सकते हो दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी या दृष्टिहीनता रोग हो सकता है। क्लियर? अगला, 50 क्वेश्चन की ये श्रृंखला है, हम 44 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारे शरीर को किन लवणों की आवश्यकता अत्यंत मात्रा में होती? हमारे शरीर को किन लवणों की आवश्यकता अत्यंत मात्रा में होती है? तो वो होती है बच्चा सोडियम, सोडियम व पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, हमारे शरीर को किन लवणों की आवश्यकता अत्यंत मात्रा में होती है? तो वो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को हम, सोडियम ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से। सोडियम कैसी धातु है? सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। और हवा के संपर्क में सोडियम जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। हवा के संपर्क में आने से ये क्या होता है? आग पकड़ लेता है, इसमें आग लग जाती है। सोडियम अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो इसमें आग लग जाती है। इसीलिए इसे केरोसिन में, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन में डुबा के रखते। सोडियम को किस में डुबा के रखते हैं? केरोसिन में डुबा के रखते हैं। पोटेशियम, ये बारूद में इसका प्रयोग होता है। पोटेशियम का प्रयोग किस में होता है? बारूद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा तत्व मानव निर्मित नहीं है? कौन सा तत्व मानव निर्मित नहीं है? तो रेशम, रेशम मानव निर्मित नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक रेशा है। यही पूछ ले, प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? प्राकृतिक रेशे, तो प्राकृतिक रेशे हैं पटसन, कपास, अलसी। पटसन, कपास और अलसी, ये क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। भारत में, यहाँ पूछे भारत में सर्वाधिक रेशम किस राज्य में उत्पादन किया है? भारत में, भारत में रेशम का, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? किस
राज्य में किया जाता है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? वही किया जाता है कर्नाटक में। याद रखना, इंपोर्टेंट है। किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक। अगला, कपास के किस भाग से रुई बनती है? तो कपास के किस भाग से रुई बनती है? कपास के फूल या बीज? कपास के फूल या बीज से रुई बनती है। विश्व में कपास उत्पादन में, विश्व में प्रथम या लिख लो उत्पादन। कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन सा है? चीन। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक कपास का उत्पादन बच्चा चीन करता है। क्लियर? और भारत में सर्वाधिक नहीं, भारत में नहीं, बिहार में सर्वाधिक कपास का उत्पादन, बिहार में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है भागलपुर। बिहार में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन करता है? वो करता है आपका भागलपुर। क्लियर? आगे, भारत में कपास की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? भारत में कपास की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो वो की जाती है पश्चिमी भारत में। कपास की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में भी कहाँ? महाराष्ट्र व गुजरात में सर्वाधिक कपास उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी भारत में जगह पूछे तो महाराष्ट्र व गुजरात। अगर ऑप्शन में पश्चिमी भारत हो तो हम पश्चिमी भारत को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है? 48वें क्वेश्चन पे, रेशमी कपड़ों की विशेषता क्या होती है? रेशमी कपड़ों की विशेषता क्या होती है? ये चमकदार होते हैं। रेशमी कपड़ों की क्या विशेषता होती है? रेशमी कपड़े चमकदार होते हैं। क्लियर? अगला 50 नंबर क्वेश्चन, फ्री तथा जूट, फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री नहीं, यहां होना चाहिए रुई तथा जूट पादपों के कौन कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? रुई तथा जूट पादपों के कौन कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये आपके तना और पत्ती से। रुई तथा जूट पादपों के कौन कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? तना और पत्ती से प्राप्त होते हैं। जो पादप का तना होता है यह किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने देखे 6 क्लास की। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, जो क्लास 6 है इसकी जो एनसीईआरटी की साइंस, ठीक है, इसमें टोटल 300 प्लस क्वेश्चन लिए हैं। आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए डिटेल में। ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन की हम 6 क्लास करेंगे, जिसमें पूरी हम क्लास 6 खत्म कर देंगे। ठीक है? उसके बाद क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो क्लासों से लगातार जुड़ते रहिए। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।